नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने भारत का संविधान श्रृंखला लेकर के। इसमें आज हम मौलिक अधिकार भाग 2 यानी अभी तक हमने जो समझा कि अधिकार किसे कहते हैं, उसमें ये मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा क्या है, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं, इसको जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी को हमने जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार, उसके बाद शोषण से मुक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब जानें। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जाना कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार की परिभाषा क्या है, मौलिक अधिकार कितने हैं। हमने इसको व्यक्तिगत, सामूहिक और अधिकारों की सुरक्षा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है। 6 अधिकार जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं उनके बारे में हमने पहले जाना, फिर समता के अधिकार के बारे में जाना, और समता के अधिकार के बाद आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एट्सेट्रा, वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थात टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, शांतिपूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन का यानी टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का मतलब है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये सब अधिकार अनुच्छेद 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत दिए गए हैं। इसको पुनः हम समझ लेते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन का यानी आप इसमें कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं जो कानूनों के अंतर्गत आता हो। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण यानी सभी जगह बिना रोक टोक के आपको आने जाने की स्वतंत्रता है। वहीं भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में आपको बसने का, निवास करने का अधिकार है। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार की यानी कानूनों के तहत, आप हमेशा याद रखें कानूनों के तहत, कोई वृत्ति यानी कोई भी प्रोफेशन या व्यवसाय, उसके साथ साथ आप कारोबार कर सकते हैं। उपजीविका यानी आप जीवन चलाने के लिए, आप अपने रोजी रोटी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं जो कानून के अंतर्गत आता हो। अब यहीं पर युक्त निर्बंधन की बात, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। तो जो वाक और अभिव्यक्ति है यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके लिए कहा गया है कि अगर भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना हो, मानहानि हो या अपराध उद्दीपन अपराध उद्दीपन का मतलब है कि जिसको कहते हैं कि अपराध के लिए प्रवोक करना, क्राइम करने के लिए उसको उकसाना, अपराध के लिए उकसाना, उद्दीपन। तो इन संबंध में जो
पहला क्रमांक है, यानी वाक और अभिव्यक्ति यानी बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन निर्बंधन है, इससे कहा रीजनेबल युक्त है। एक, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर अगर कोई आँच आए, राज्य की सुरक्षा संबंधित कोई प्रावधानों में स्थिति में गड़बड़ हो, वहीं विदेशी राज्यों के साथ संबंध अगर हमारे जो चल रहे हैं वो प्रभावित होते हैं, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन यानी रोक लग सकती है। वहीं जब हम बात करते हैं शांतिपूर्वक और न्याय सम्मेलन की यानी सभा करने के अधिकार की, तो उसमें भी भारत की संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर, शांति बनी रहे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, अगर ये 3 चीज़ें आती हैं तो आपको सम्मेलन करने की अनुमति नहीं मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कुछ भी कार्यक्रम कर रहे हो तो पहले आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा कर के अनुमति लीजिए, वहाँ पर आप अपना आवेदन दीजिए और वो आपको अनुमति देंगे। वो देखेंगे कि आपके इससे इन 3 चीज़ों पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। अगला जो बिंदु है भारत संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का, उसमें भी भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था या सदाचार के हित में, यहाँ पर भी सदाचार, कोई ऐसा तो नहीं है कोई समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए आपने कोई संगठन बनाया है या काम करने की आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा। जब भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में घूमने की बात आती हो या बसने की बात आती हो, निवास करने की बात आती हो, तो वहाँ पर निर्बंधन लगाया गया है कि वहाँ की स्थानीय जनता है, साधारण जनता है, जो कॉमन मैन है, उसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए इस पर निर्बंधन या इस पर रोक लगाई जा सकती है। और जब बात आती है किसी प्रकार की प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करने की, तो वहाँ पर कहा गया है कि जनता के हित को ध्यान में रखा जाएगा। अगर जनता के हित अगर उसमें प्रभावित होते हैं या उनको नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये वाला अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता या उस पर रोक लगाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब कौन कौन संरक्षण की बात हुई है? कानून न तोड़ने या भूतलक्षी दंड विधियों से संरक्षण, यानी जब तक आपने कानून नहीं तोड़ा है तब तक आपको कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरा कहा गया भूतलक्षी दंड विधियों से, यानी जब आपने कोई काम किया है उस समय उस काम के लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं था या ऐसा कोई कानून नहीं था, तो और उसके बाद उस पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर जो आपने किया है वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है और उसके लिए दंड का प्रावधान है। तो पीछे किए हुए काम, जब से वो लागू हुआ है उसके पीछे किए हुए काम के लिए आपको दंड नहीं दिया सकता। इसके लिए इससे संरक्षण है आपको, ठीक है। एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड से संरक्षण, यानी आपने पहले से ही किसी अपराध के लिए सज़ा पा ली है और उसी अपराध में आपको दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती है। एक अमिताभ बच्चन की कोई मूवी थी, बड़ा फेमस थी, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें वो व्यक्ति को उसको सज़ा मिल जाती है कि इसने पर्टिकुलर व्यक्ति को मार दिया है। बाद में वो जब जेल से सज़ा पूरी करके आता है और उस व्यक्ति को अदालत में ही मारता है, न्यायालय में मारता है, लेकिन उसको सज़ा नहीं होती क्योंकि उसी व्यक्ति के मर्डर केस में वो पहले से ही सज़ा काट चुका है। तो दोहरे दंड के प्रावधान नहीं है, दोहरा दंड नहीं मिल सकता, उससे संरक्षण है किसी व्यक्ति को। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने की बाध्यता से संरक्षण है। आपको ज़बरदस्ती अपने ही विरुद्ध बयान देने के लिए नहीं कहा जा सकता, आपको ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, इससे भी आपको संरक्षित किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। अनुच्छेद 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता,
किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब ध्यान रखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी कानून के द्वारा जो भी स्थापित प्रक्रिया है तब भी उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, यानी उसके प्राण लिए जा सकते हैं, यानी सजाए मौत भी होती है ना। सजाए मौत क्यों होती है? क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अगर आपने कोई अपराध किया है तो जो विधि यानी सभी गवाहों और अन्य प्रकार के जितने भी आपको बचने के उपाय हैं सब दिए जाने के बाद ही आपको मृत्युदंड दिया जाता है, अंतिम उपाय के रूप में, यानी आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीना जाता है। यानी जेल में जाना भी तो आपके एक तरह से दैहिक स्वतंत्रता का हनन है ना। तो लेकिन आपने क्या किया है? अपराध किया है, यानी किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, यानी उसको भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसको स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। अनुच्छेद 21 का 21A, जिसमें कहा गया है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, आपको सबको पता है, ये आर्टिकल 2002 में जोड़ा गया। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। और आपको जैसे पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009, 2010 से वो लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 इम्पोर्टेंट है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन सर्टेन केसेस, जो अनुच्छेद 21 का ही इसको विस्तार कहते हैं। उसमें प्राण दैहिक स्वतंत्रता है तो इसके अंदर भी उसी का ही ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड पार्ट है। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार कौन कौन से होते हैं? गिरफ्तार के कारण जानने का अधिकार, क्यों किया गया है मुझे गिरफ्तार, अपनी रुचि के वकील से परामर्श का अधिकार, अपनी जो भी आपको अच्छा वकील लगता है उससे आप सलाह ले सकते हैं। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार, जो हम पढ़ेंगे इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आता है, जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण उसके तहत आता है। यानी आपको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर आपको कहाँ प्रस्तुत करना है? मजिस्ट्रेट के सामने, यानी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना होगा। अधिकतम 15 दिन की न्यायिक हिरासत ही मिल सकती है और अधिकतम 15 दिन की न्यायिक हिरासत के साथ साथ अधिकतम 90 दिन में जांच पूरी होने का प्रावधान है। यानी एक समय कमेटी बनेगी जो 90 दिन में ये डिसाइड करेगी कि आपकी गिरफ्तारी सही है या गलत है। ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ये 2 प्रकार के व्यक्ति कौन हैं? पहला है एनिमी अलाइन, यानी जो शत्रु देश का नागरिक है। शत्रु देश कौन कहलाता है? जिस देश से हमारे सीधा वार चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो घोषित रूप से, वो शत्रु देश कहलाएगा। या सरकार ने किसी देश को शत्रु देश घोषित किया हो तो वो शत्रु देश कहलाएगा। वर्तमान में भारत का कोई भी अधिकृत रूप से शत्रु देश नहीं है, घोषित रूप से शत्रु देश नहीं है, एनिमी अलाइन नहीं है। या निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तार निरुद्ध किया गया है। तो दूसरा प्रकार का व्यक्ति कौन है? जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आते हैं, वो भी जो ऊपर दिए गए अधिकार हैं उनको भी नहीं मिलता है। निवारक निरोध अधिनियम का संरक्षण कैसे होता है? जो निवारक निरोध विधि के अंतर्गत है उनके लिए भी कुछ प्रावधान है। वो क्या है? 3 माह से अधिक निरोध का सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनरावलोकन। अगर कोई भी निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी जिसको कहते हैं कि इनको घर में ही कैद किया गया है, तो ऐसे लोगों को जो निवारक निरोध के तहत है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, जिसको होम डिटेंशन भी कहते हैं, तो उन लोगों का अगर 3 महीने से वो ज़्यादा होता है तो एक सलाहकार बोर्ड बनेगा, एडवाइजरी बोर्ड बनेगा और उसकी समीक्षा के आधार, उसके रिव्यू के आधार पर ही क्या होगा, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। 3 महीने से अधिक उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, उसको भी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है।
आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार, यानी जो आदेश मिला है उसके विरुद्ध एप्लीकेशन दायर करने का भी अधिकार है। ध्यान में आया। संसद को निवारक निरोध संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, ये बात है अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में आ गया अनुच्छेद 22 क्या कहता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण की बात करता है, जो अनुच्छेद 21 का ही विस्तार है। अनुच्छेद 23 से 24 यानी 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार क्रमांक 3 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी मानव के दुर्व्यापार, इसका मतलब है, इसमें कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं, लोग कबूतरबाजी, बच्चों को बेचते हैं, बच्चों के अलावा जो पहले चलता था कि दास प्रथा के अंतर्गत कि लोगों को ही बेच देते थे, वहाँ लेबर के लिए चले जाते थे। अब वैसी बात नहीं है, इस पर रोक लगाई गई है, प्रतिषेध किया गया है। बलात् श्रम यानी आपको ज़बरदस्ती काम पर रखने का, बलात् श्रम के अंतर्गत आता है कि आप काम पर रखा गया है, आपके मर्जी के खिलाफ काम पर रखा गया है, उसके बाद आपको कई बार पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, तो ये सब बलात् श्रम के अंतर्गत आता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, विधि के अनुसार, हमेशा याद रखेगा। इसीलिए हम हमेशा एक जोर देते हैं कि अगर आपको समझना है तो इसको हमेशा किसी भी चीज़ को कानून के हिसाब से देखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है ना। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से नहीं रोकेगी। अनिवार्य सेवा, अब कई बार क्या होता है कि देश में कोई विशेष प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं, तो वहाँ पर आपको सेवा कार्य करना होता है, या आपको, या आप किसी जॉब में हैं या सरकारी जॉब में हैं, आपको विशेष परिस्थितियों में विशेष काम के लिए कहा जा सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते इसमें हमें बलात् श्रम कराया जा रहा है मेरे के साथ। ठीक है ना। तो ये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, पब्लिक पर्पज़ के लिए ही इसको कराया जा सकता है। ध्यान में आ गया बात। तो एक बात कि व्यक्ति का दुर्व्यापार नहीं किया सकता, उसको बेचा खरीदा नहीं जा सकता। व्यक्ति के अंतर्गत सब आते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, सब कुछ सब आते हैं। ठीक है ना। और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। बलात् श्रम यानी फोर्सफुली आपको काम करवाने से रोकता है। इसके अंतर्गत ही आपको आता है कि जो बंधुआ मजदूरी है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी जो 14 वर्ष से ऊपर के बालक हैं या 14 वर्ष से 14 वर्ष से नीचे के जो बालक हैं, उनको किसी भी कारखाने में या खान में, जिसको माइंस बोलते हैं, किसी भी जोखिमपूर्ण नियोजन में उनको नहीं लगाया जा सकता, जोखिमपूर्ण काम उनको नहीं दिया जा सकता जिससे उनकी सेहत पे विपरीत असर पड़े, विपरीत प्रभाव पड़े। इसीलिए बाल श्रम निषेध अधिनियम भी आया, एक्ट भी बना, और जिसमें 14 साल से नीचे के बालकों को किसी प्रकार के काम में लगाए रखने के लिए रोका गया है। और आपको पता ही है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 21A के तहत, 21 का के तहत। ठीक है, बात ध्यान में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता, जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता के अंदर अनुच्छेद 25 कहता है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और धर्म के को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण, यहाँ विसर्ग रह गया है, अंतःकरण नहीं अंतःकरण होता है, और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन।
यानी कोई भी व्यक्ति को अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी पूजा पद्धति को अपनाने की स्वतंत्रता है, और उसको न केवल अपनाने की, आचरण करने की, उसके प्रचार करने की उसको स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो क्या हैं? वो सीमाएं हैं लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। यानी लोक व्यवस्था, लोक सदाचार और लोक स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा पड़ता है तो उसको रोका जा सकता है। राज्य की धार्मिक आचरण से संबंधित क्रियाकलाप के विनियमन या निर्बंधन की शक्ति, यानी राज्य किसी विशेष धर्म या विशेष पंथ संप्रदाय के लिए विशेष काम नहीं करेगा, उसको विनियमित करने के लिए कोई काम नहीं करेगा, या उसको अगर कोई विनियमित करने की कोई ऐसी व्यवस्था लागू करता है तो उसको इसके तहत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करने की शक्ति है। हिंदू, पहले तो समझे कि हिंदू के अंतर्गत कौन आता है। हिंदुओं के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध, ये सब हिंदू के अंतर्गत रखा गया है इस अनुच्छेद के तहत। और क्योंकि हमारे यहाँ हथियार लेकर के चलने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सिख धर्म के अंतर्गत कृपाण धारण करना सिख धर्म का अभिन्न अंग माना गया है। इसीलिए कृपाण धारण करने को लॉ के अंतर्गत सिख धर्म के लिए अपराध नहीं माना गया है। ठीक है, तो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों, यानी सिख, जैन, बौद्धों के लिए भी और अन्य सभी के लिए खोल दिया गया है। यानी सभी मंदिर जितने भी होंगे, हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे, वो सभी के लिए ओपन टू ऑल है। ठीक है, ओपन टू ऑल है, सभी के लिए खुले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब हम बात करेंगे कि धार्मिक कार्यों को किस प्रकार से प्रबंधित किया गया, किस प्रकार को मैनेज करना है और उसकी स्वतंत्रता कैसे दी गई है। नंबर 1, सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य नहीं खराब होना चाहिए। इसके अधीन रहते हुए, लोक व्यवस्था नहीं, पब्लिक ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ, सद्भाव की बात हो रही है, कानून की जो स्थापना हुई है, कानून को मानने की जो स्थापना हुई है उसकी बात हो रही है। उसके अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, ठीक है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय जो भी मतपंथ संप्रदाय है उसको या उसके किसी सेक्शन विशेष को, किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त यानी चैरिटेबल प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और देखरेख का अधिकार होगा। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं, कई जैन समुदाय के लोग, तो बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट उनके चलते हैं। तो धार्मिक और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उनकी देखरेख करने का अधिकार है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, वो किस प्रकार से उसको मैनेज करते हैं, वो उन मतलब पर्टिकुलर सेक्ट के अंतर्गत उनको स्वतंत्रता दी गई है। जंगम या स्थावर, इसका मतलब मूवेल और इमूवेल, चल अचल संपत्ति के अर्जन यानी उसको एक्वायर करने का, उसके स्वामित्व का अधिकार भी उस संबंधित संप्रदाय का होगा। उसके साथ ही ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार उस पर्टिकुलर संस्था का होगा जो उन्होंने बनाई है। तो आप ध्यान रखें कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के अंतर्गत वे सभी स्वतंत्रता आती हैं। उस चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की स्वतंत्रता हो, कोई भी संस्था बनाने की स्वतंत्रता हो, अपने धर्म विषय कामों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता की बात हो, उसकी चल अचल संपत्ति को अर्जित करने का या स्वामित्व के अधिकार की बात हो, साथ ही साथ उस संपत्ति के प्रयोग की बात हो विधि के अनुसार, वो सभी अधिकार आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। ध्यान रखें, ये कभी और डिबेट होगी। अभी क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ केवल जो संविधान में दिया गया है उसकी डिबेट में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। एक एक आर्टिकल पे लंबी लंबी डिबेट्स हैं और हमेशा इन पर आती भी रहती है नए नए प्रकार से विवाद।
तो कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जो धार्मिक संप्रदाय मानने का आधार है वो क्या है? ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास आध्यात्मिक रूप से जुड़ी एक सामान्य पद्धति से हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वो एक धार्मिक संप्रदाय है। उस समूह का वैधानिक दर्जा हो, यानी कि वो विधि के अनुसार चलते हों। समूह का एक विशिष्ट नाम हो, कोई विशिष्ट नाम हो, जैसे रामकृष्ण मिशन है, जैसे शाक्त संप्रदाय है। तो इस प्रकार के संप्रदाय आते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता की बात करता है। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पे है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी भी विशेष धर्म के लिए या विशेष संप्रदाय के लिए, विशेष मत पंथ के लिए कोई व्यक्ति अपना टैक्स नहीं देगा। अपने अगर कोई मान लो कोई ऐसा कुछ लगा दिया जाता है तो उसकी स्वतंत्रता है वो दे या न दे, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ज़बरदस्ती उसको नहीं लिया जा सकता। तो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी पर भी कर नहीं लगाया जा सकता, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। अनुच्छेद 28 कहता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतिम अनुच्छेद है, कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। यानी अब यहाँ पे ये बड़ा रुचिकर है, जो राज्य निधि यानी जो सरकार के पैसे से पूर्णतः पोषित हैं, यानी जो पूरी तरह से राज्य के यानी सरकार के पैसे से चलते हैं, ऐसी संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा से मतलब है जो पर्टिकुलर रिलीजन की यानी मत पंथ संप्रदाय की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा के लिए गठित संस्थाओं पर लागू नहीं है, यानी ये ऐसा प्रावधान जो धार्मिक शिक्षाओं के लिए ही पर्टिकुलर कोई संस्था बनी है तो वहाँ पे ये लागू नहीं होता है। जैसे वैदिक शिक्षण संस्थान कोई खुला है तो वहाँ पर वेद पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा के लिए ही वो संस्थान खुला है तो वो पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पर ये व्यवस्था लागू नहीं होती, चाहे वो राज्य की निधि से ही पोषित क्यों ना हो, यानी सरकार के पैसे से ही क्यों ना चलता हो। व्यक्ति यानी जो बच्चा है, अवयस्क है, तो संरक्षक की सहमति के बिना, यानी अगर अवयस्क है तो उसकी संरक्षक सहमति के बिना, या 18 साल से ऊपर है तो उसकी अपनी मर्जी के बिना धार्मिक शिक्षा और उपासना में भाग लेने की बाध्यता नहीं होगी। मान लो किसी विद्यालय में सरस्वती वंदना होती है या किसी विद्यालय में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, यज्ञ हवन कुछ भी होता है, तो उसमें भाग लेने के लिए उसकी अनुमति सहमति आवश्यक है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। शैक्षिक संस्थाएं कितने प्रकार की? जैसे मैंने कहा, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित यानी सरकार के पैसे से पूरी तरह चलने वाली, राज्य द्वारा अंशतः पोषित यानी जो इनकम एडेड कहते हैं, जो राज्य कुछ पैसा देता है और कुछ वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त यानी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो केवल राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं लेकिन राज्य से एक भी पैसा उनको नहीं, यानी सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। राज्य द्वारा प्रशासित किंतु जिनकी स्थापना धार्मिक न्यास आदि के अधीन हुई है, जो राज्य के द्वारा अधीन है, जैसे मैंने कहा कोई वैदिक अध्ययन संस्थान है या कुछ और इस प्रकार के संस्थान बन सकते हैं, इंस्टीट्यूट बन सकते हैं जो राज्य द्वारा ही पोषित हैं, यानी राज्य सरकार के ही पैसे से चल रहे हैं, सरकार के ही अधिकारी कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर धार्मिक न्यास के अधीन उनकी स्थापना हुई, कुछ धर्म विशेष के लिए अधीन उनकी स्थापना हुई, ऐसे भी संस्थान शैक्षणिक संस्थान कहे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे धार्मिक स्वतंत्रता यानी 25, 26, 27 और 28। 25 में आपको धर्म को मानने, प्रचार करने और अपने अंतःकरण की अवस्था के अनुसार, अंतःकरण के स्वीकृति के अनुसार आपको धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। भाई 26 में आपको कहा गया है कि पर्टिकुलर संप्रदाय पंथ विशेष के जो संपत्ति है या उसके धार्मिक क्रियाकलाप, पंथिक क्रियाकलाप जो हैं उनको मैनेज करके प्रबंधन करने की आपको स्वतंत्रता है। 27 में कहा गया है कि किसी भी धर्म या पंथ विशेष के लिए आपको कर नहीं देने की स्वतंत्रता है, कर न देने की स्वतंत्रता है, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सरकार भी इस प्रकार का कोई कर नहीं लगा सकती है। वहीं अनुच्छेद 28 कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में
जो धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना से संबंधित जो अगर क्रियाकलाप होते हैं तो वहाँ पर उपस्थित होने ना होने की स्वतंत्रता है व्यक्ति की। ठीक है, तो वो किस प्रकार से है इसको हमने जाना। अब हम अधिकार जिसको हम कहते हैं, अगर सामुदायिक अधिकारों के रूप में, सामूहिक अधिकारों के रूप में हम बात करें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। अब यहाँ पर हमको समझना होगा कि भारत के संपूर्ण भारतवर्ष में या किसी इस एक भाग में के किसी भी निवासियों को, नागरिकों को, उसके किसी एक सेक्शन को अपनी विशेष भाषा अगर उनकी है, उनकी कोई लिपि है, उनकी संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। उसको नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है, नहीं कर सकते। इसीलिए आपको जानकारी है कि विशेष विशेष स्थान पर संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। वनवासी क्षेत्रों में तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जनजातियों की अपनी विशेष संस्कृति होती है, उनकी विशेष भाषा होती है। उसके संरक्षण के लिए सरकार काम कर रही है लगातार, क्योंकि लगातार भाषाएं घटती जा रही है। हमारे देश में 5000 से अधिक भाषाएं थी, वो अब धीरे धीरे कम होकर के 2000 के लगभग रह गई, 2000 से नीचे ही आ गई हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनके संरक्षण की आवश्यकता भी है, जबकि हमारे संविधान में ये पहले से दिया गया है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। यानी आपको कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर केवल लगाया हुआ है, ध्यान रखना, आपको प्रवेश लेने से यानी एडमिशन से नहीं रोका जा सकता। अब तो जब से शिक्षा का अधिकार कानून आया है तो उसके बाद तो 25% सीट्स जो है निजी विद्यालयों, प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्व हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी जो जिसको हम कह सकते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए छोड़ी गई हैं। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब यहाँ ध्यान रखें, अल्पसंख्यक वर्गों का संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, अल्पसंख्यक वर्ग की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, इस अनुच्छेद में कहा गया है धर्म या भाषा के आधार पर, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, यानी भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकता है, धर्म के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकता है, को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार होगा। ध्यान रखें कि अनुच्छेद 30 जो कहता है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और उनको प्रशासित करने का अधिकार होगा। तो धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अगर कहा है, माइनॉरिटी बात की गई है, तो धार्मिक और भाषाई दोनों आधार पर राज्य का क्या कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा या दायित्व होगा कि अल्पसंख्यक संस्थानों में धन का अभाव ना हो, यानी वो पैसे की कमी के कारण से, बजट की कमी के कारण से बंद ना हो जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है। अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता देने में राज्य जो है यानी सरकार वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी या विभेद नहीं करेगी। ठीक है। अल्पसंख्यक संस्थान अगर अल्पसंख्यक संस्थान जो है, चाहे वो धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, अब चूँकि अब इस पर पिटीशन भी लगी है, मैंने कहा कि विवाद हर एक आर्टिकल के संबंध में कुछ ना कुछ डिबेट्स हैं, तो उनको हम कभी बाद में करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ समझने की बात है कि सरकार किसी भी अल्पसंख्यक संस्थानों की सहायता देने में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी को कम किसी को ज़्यादा ऐसा नहीं करेगा, सबके लिए बराबर ही व्यवहार करेगा राज्य। आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 30 के बाद 31 आना चाहिए, लेकिन 31 में संपत्ति का अधिकार था जो अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। अनुच्छेद 32 क्या कहता है?
अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी ये लागू हो जाएं, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी इस भाग में जो अधिकार दिए गए हैं वो लागू हो जाएं, इसकी बात करता है अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके पहले आपको बता दूं मैं, अनुच्छेद 31 जो है वो हमारे संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इस भाग में 5 प्रकार की रिट जारी करने का या लेख जारी करने का, आदेश जारी करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। यानी कहा गया है कि इस भाग के अंतर्गत अगर कोई अधिकार की कहीं हनन हो रहा है, अधिकारों को इन्फोर्स करने में, लागू करने के लिए कोई दिक्कत आ रही है, तो व्यक्ति सीधा कहाँ जा सकता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को इस भाग के संबंध में कुछ रिट जारी करने का, कुछ आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, उसको शक्ति दी गई है। वो कौन कौन सी रिट है? वो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको अंग्रेजी में हैवियस कॉर्पस कहते हैं। परमादेश, अंग्रेजी में मैंडामस। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अधिकार पक्षा, क्यो वारंटो उत्प्रेषण सर्टियरी। तो संसद विधि द्वारा उपरोक्त शक्ति या अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। यानी एक कह सकते हैं कि संसद विधि बना करके ये जो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है वो उसको हाई कोर्ट को भी दे सकती है, अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। और इस अनुच्छेद को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो रिट हैं वो क्या क्या हैं। शॉर्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस में कहा गया सशरीर प्रस्तुत होना। जैसा आपको पहले ही कहा गया था, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना होता है। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है अनुच्छेद 22 के तहत, तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना है। सशरीर, सशरीर यानी विद बॉडी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे बात करा दी और हो गया काम, नहीं। अनुच्छेद 21 द्वारा जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है उसको लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। परमादेश, मैंडामस, हम आदेश देते हैं, यानी न्यायालय का, क्षमा करें थोड़ा सा छींक आ रही थी। परमादेश, हम आदेश देते हैं, न्यायालय आदेश देता है किसको? सरकारी पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को जो अपना काम करने के लिए बाध्य है और काम नहीं कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से कहेगा हम आपको आदेश देते हैं ये काम आप करिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रतिषेध, अधिकार पक्षा, क्षमा करें, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध में रोकना है। क्या है? रोकना, स्टॉप, रोकना, प्रतिषेध, रुको। अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले कार्यों से कार्य कर रहा है, उसको उन कार्यों से रोकने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, यानी ये रिट के माध्यम से। अपने अधिकार क्षेत्र से उसका अधिकार नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा वो काम कर रहा है, उस अधिकार को अपने अधीन लेकर के काम कर रहा है, तो अधीनस्थ न्यायालय को, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनको रोकने का, रुको, स्टॉप, प्रोहिबिशन का बात की गई है। इसका उद्देश्य है कि अधीनस्थ न्यायालय को जो अधिकारता है, जो अधिकार क्षेत्र है, उसका अतिक्रमण न कर ले, यानी अपने से अधिक अधिकारों को न एंजॉय करे। ठीक है, अब बात आती है अधिकार पक्षा की, क्यों वारंटों की। तो क्या अधिकार है? अगर कोई व्यक्ति उसके अधीन वो आता ही नहीं है, उसको वो अधिकार ही नहीं है, वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसको भी वो कर रहा है। सरकारी अधिकारियों को अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना इसका मूल उद्देश्य है। यानी किसी भी सरकारी अधिकारी को अपने ही अधिकार क्षेत्र में रहकर के काम करना होगा। अगर इससे बाहर काम कर रहा है तो कोई व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय उसको क्यों वारंटो रिट जारी करके
उसको पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के तहत इस काम को कर रहे हैं, आपके पास क्या अधिकार है। इसको कहते हैं क्यो वारंटो। आगे हम बढ़ते हैं। उत्प्रेषण सर्टियरी, जो अंतिम उपचार है वो है सर्टियरी यानी प्रमाणित होना, सूचना देना। इसका मतलब है जो हमने पहले बात की प्रोहिबिशन की, रोकना, अब इसमें है सूचना देना, प्रमाणित। तो अधीनस्थ न्यायालय की निलंबित मामलों पर सुनवाई रोकना और उन्हें उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना। अधीनस्थ न्यायालय यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो मामलों को रोक दिए गए हैं, प्रोहिबिशन के तहत रोक दिए गए हैं या निलंबित पड़े मामले हैं, उनको कहना कि आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा भाई, हमें दे दो। तो उच्च न्यायालय में क्या कर दिए जाएंगे, स्थानांतरित कर दिए जाएंगे, ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय की रक्षा करना। यानी अगर न्यायालय को लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय ठीक से न्याय नहीं कर सकता है, तब वो सर्टियरी यानी उत्प्रेषण रिट जारी करता है। ये तो बात हुई संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात। अब बात आती है मौलिक अधिकार के अंतर्गत 3 अनुच्छेद बचते हैं। कई बार हम 32 तक ही पढ़ते हैं और इसको समाप्त कर देते हैं, लेकिन हम इनको भी बारे में जान जाएंगे। अनुच्छेद 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस, यानी चाहे वो BSF है, CRPF है, CISF है, नहीं आर्मी है, इन सब पर ये अधिकार कितने कितने लागू होंगे, कैसे कैसे लागू होंगे, इसकी शक्ति, इसकी विधि बनाने की शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है। अनुच्छेद 34 बात करता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, यानी आप जिसको कहते हैं मार्शल लॉ, अगर मार्शल लॉ है, तब ऐसे अधिकार यानी इस भाग में जो दिए गए अधिकार हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, निर्बंधन उन पर लग जाता है, वो लागू नहीं होते हैं। ध्यान रहे, अभी तक मार्शल लॉ हमारे देश में नहीं लगा है। किसी क्षेत्र में लग सकता है, किसी आपको देश में लग सकता है और किसी स्थान विशेष पर लग सकता है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, अगर इस भाग को लागू करने हैं तो उसके लिए कुछ विधियां बनानी होंगी और ऐसी विधियों को बनाने का अधिकार किसको है, ऐसी विधियों को बनाने का अधिकार संसद को है, केवल और केवल संसद को। तो इस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों का जो भाग 2 है वो यहीं समाप्त होता है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है, और कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण से विरुद्ध अधिकार, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको हम बोलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और वीडियो बना सकें, हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।